थप्पड़ की आवाज पूरे गोदाम में गूंजी थी। वो मासूम पर्दे की हालत में जमीन पर औंधे मुंह गिरी थी। इसका जिस्म खौफ व हरास से लरज उठा और थप्पड़ की शिद्दत से सर बुरी तरह चकराने लगा था। वो मदरसे की तालिब इल्म थी, दीनी तालीम के दूसरे साल में थी। सर से पांव तक सिया कपड़ों में ढकी हुई, हाथों में सिया दस्ताने और चेहरे पर निकाब, यहां तक कि आंखों पर भी सिया पर्दा था। आप लोग। वो इतना ही बोल सकी थी जब एक और थप्पड़ इसके मुंह पर गिरा था और वो मजीद संभल ना सकी थी। यूं होश खोती जमीन पर औंधे मुंह गिरी थी। उठाओ इस लड़की को, तहखाने में लेकर जाओ और सलीम तुम काजी को बुलाओ। मेरी अगर रात की परवाज ना होती तो मैं तफसील से इस मामले को निपटा कर जाता। फोन पर पैगाम टाइप करते वो सर्द लहजे में बोला तो वहां खड़ा एक गार्ड इस लड़की की जानिब बढ़ा। हाथ नहीं लगाना इसे, उसने बेसाख्ता कहा और मैनेजर हैरत से अपने मालिक को देखने लगा। अब तक तो वो इस लड़की के लिए जालिम साबित हुआ था, जबकि वो खुद अपनी बात पर हैरान था। शायद इस लड़की के पर्दे का ख्याल आ गया था। ख्वातीन मुहाफिजों को बुलाओ, वो इस लड़की को लेकर जाएंगी, नखवत से सर झटकुत्ते कहा। वो जितना भी दरिंदा बन जाता, अपने अंदर की इंसानियत को खत्म नहीं कर सकता था, जो उसे इतना खतरनाक होने के बावजूद अपनी मां से विरासत में मिली थी। जनाब, अचानक निकाह, मैनेजर ने परेशानी से पूछा। जवाबा शहजाद हाशमी ने गुस्से से मैनेजर को घूरा। अगर यह मैनेजर इसका बचपन का दोस्त ना होता तो यकीनन वो मुदाखलत करने पर उसकी जान ले चुका होता। अगर वो ये सब कुछ करने से पहले इस लड़की का चेहरा देख लेता या फिर सिर्फ इस लड़की की आंखें देख लेता तो इस लड़की पर हाथ उठाने से पहले अपने हाथ काट लेता, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं फरहीन थी, जिसे वो 3 साल से तलाश कर रहा था। और फिर कुछ देर बाद इस लड़की से जबरदस्ती निकाह कर वो कारोबारी मुआहदे के लिए लंदन चला गया था और 4 माह बाद जब वो वापस लौटा तो उसे बेहिजाब सफाई करते जख्मी देख पत्थर हो गया था। इस बात से अनजान कि ये वही लड़की थी जिस पर उन 4 महीनों में उसने बेशुमार जुल्म ढाए थे। इसे ढूंढ लो शहजाद, अगर मेरी बच्ची ना मिली तो मेरी रूह नहीं निकल पाएगी। मरते वक्त भी मुझे इसकी फिक्र रहेगी। अस्पताल के ठंडे कमरे में इसकी खाला बिस्तर मर्द पर लेटी अजियत से बोली थी, जिस पर शहजाद बेबसी से होंठ भींच गया था। जिस खाला ने इसे मां बनकर पाला था, इस खाला को इतनी अजियत में देखकर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो तुम वदा करो शहजाद, मेरे मरने से पहले इसे ढूंढ लोगे। मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसे देखे 12 साल गुजर गए। इसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। वो सर पटकते रोने लगे तो शहजाद फौरन उनके करीब आए। उनके सर पर हाथ फेरते उन्हें तसल्ली देने लगा। मैंने वदा किया है ना खाला, मैं इसे ढूंढ लूंगा, जल्द वो आपके पास होगी, मैं इस पर आंच भी नहीं आने दूंगा। उनका माथा चूमते वो मजीद वहां नहीं रुका था। कमरे से बाहर निकलते ही इसके तासुरात इंतहाई हद तक सख्त हो चुके थे। तनावज़दा जबड़ों के साथ वो डॉक्टर के कमरे की जानिब बढ़ा। इसके पीछे ही 2 मुहाफिज थे। लोग रश्क और हसरत से इसकी शानदार शख्सियत देख रहे थे। वो 6 फुट से ऊंची कद का मालिक था। चौड़े कसरत करने वाले कांधे, सिया लिबास और सियाही कमीज जिसकी आस्तीन कोहनियों तक मोड़ी हुई थी। सीधे हाथ में प्लैटिनम की अंगूठी थी और हाथ में महंगी तरीन घड़ी। एक हाथ में मोबाइल इतनी सख्ती से जकड़ा हुआ था कि यूं लगता था टूट जाएगा। गहरी भूरी आंखें, बेबसी और गुस्से से सुर्ख। वो बगैर दस्तक दिए डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ तो डॉक्टर उसे देखते ही हड़बड़ा कर उठे। क्या तमाशा है? वो इतनी अजियत में क्यों है? तुमने कहा था तुम जो दवा दे रहे हो इससे उन्हें आसानी होगी। मेज पर हाथ मारते वो दे उड़ा तो डॉक्टर घबरा गया। प्लीज मिस्टर शहजाद, बैठिए, तसल्ली से मेरी बात। अभी डॉक्टर ने इतना ही कहा था जब शहजाद ने आगे बढ़ते डॉक्टर का कोट मुट्ठी में जकड़ा। खामोश, बदतमीज, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो तकलीफ में है? क्या कर रहा है तुम्हारा अमला? क्या इलाज कर रहे हो तुम? मुझे अभी सारी फाइल दो, मैं इन्हें अमेरिका ले जाऊंगा। गलती मेरी है कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर पर मैंने भरोसा किया। गुस्से की शिद्दत से शहजाद की आंखों में नमी आने लगी थी जब अचानक वहां इसका मैनेजर सलीम आया।
डॉक्टर से शहजाद को जुदा करके वो जबरदस्ती शहजाद को बाहर घसीटने लगा। क्या हो गया है शहजाद? इस तरह करोगे तो वो नाज़नीन खाला का इलाज नहीं करेंगे और इससे बेहतरीन अस्पताल पूरे लाहौर में नहीं है। इसकी बात पर शहजाद ने सलीम को पीछे धक्का दिया। मैं उन्हें अमेरिका ले जाऊंगा, इससे बेहतर तुम उन्हें जहां भी ले जाओ कुछ नहीं कर सकते। इस बात को कबूल करो कि ना तो तुम खुदा हो ना वो डॉक्टर्स। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, पर जान लेना या देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सच्चाई को मत झुटलाओ शहजाद, तुम खुद भी जानते हो कि उनका कैंसर पूरी तरह फैल चुका है। सलीम की हकीकत बताने पर शहजाद पत्थर होता खामोश हो गया। इससे याद आया कि वो जितना भी ताकतवर था वो था तो इंसान, इसके हाथ में तो कुछ नहीं था। फरहीन मिली। कुछ लम्हों बाद शहजाद के सवाल पर सलीम ने नफी में सर हिलाया। सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे वो चाहिए। जमीन आसमान एक करो पर उसे ढूंढो सलीम, वो मेरी खाला की अमानत है। मुझे वो लड़की हर सूरत में चाहिए। कहते साथ वो रुका नहीं था बल्कि वहां से जा चुका था। बावर्ची खाने में अंधेरा हो रहा था, हल्की मोमबत्ती जल रही थी। वो जिस इलाके में रहती थी यहां बिजली का बहरान था। और कितनी देर लगेगी यार? वाजिद ने बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़े होते कहा तो सर पर दोपट्टा दुरुस्त करती वो और रफ्तार से दूसरी रोटी बेलने लगी। कल इम्तिहान था, मैं पढ़ रही थी इसीलिए। वो घबराहट से कहने लगी, इसीलिए कहता हूं बाबा से फारिग करो तुम्हारी पढ़ाई। बिला वजह का टंटिन्ना बांध लिया है, घरदारी हो नहीं रही। मोहतरमा मदरसे जा रही है। गुस्से से कहता वो दालान में तख्त पर बैठ गया। चंगेर में रोटी और प्लेट में दाल डालती वो इसके आगे तख्त पर रख चुकी थी। ये क्या है? वाजिद ने भनवें चढ़ाते गुस्से से बोला, दाल है, अब्बा ने कहा महीने का आखिर। वो बोलने ही लगी थी जब वाजिद ने इसकी बात काटी। तुम खाओ ये दाल और अब्बा को खिलाओ। सारा मूड खराब कर दिया। गुस्से से कहते वाजिद ने अपना फोन निकाला और कॉल मिलाई। वो मासूम वहीं खड़ी वाजिद को देखने लगी। हाँ मेरी जान, मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ वक्त साथ गुजारे, अच्छा सा इशाइया करेंगे साथ। मैंने एक नई नज़्म भी लिखी है तुम्हारे लिए। एक बेजार नज़्म फरहीन पर डालकर वो वहां से जा चुका था, जबकि फरहीन होंठ भींच गई। अमीर लड़कियों से दोस्ती करना और उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर अय्याशी करना ये वाजिद का पसंदीदा मशगला था। सर झटकती वो खाना उठाकर वापस बावर्ची खाने में ले गई। काम फारिग करते एक नजर बाबा के कमरे में उन्हें देखा जो दवा खाकर सो चुके थे। फिर खामोशी से अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। सारा दिन काम करके वो थक जाती थी, ऊपर गर्मी और बिजली की परेशानी। इसकी शफाफ गर्दन पर पसीने के कतरे ठहरे हुए थे। शहद रंग आंखों में नींद और थकन की सुर्खी थी। लंबे सुनहरी बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और होंठों के किनारे तुल इस अंधेरे में भी सितारे की मानिंद चमक रहा था। वो 17 बरस की थी। बचपन की कुछ यादें नींद में जाने से पहले इसके जहन में ताजा हुईं। से माँ तो याद नहीं थी पर अपना बाप जरूर याद था। इससे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शफीक बाप, लेकिन बदकिस्मती से इसके नाम के आगे से इसके बाप का नाम भी छीन लिया गया था। इसके चचा और चची जो हमेशा से इसके हमदर्द रहे थे। चची तो रजाई माँ भी थी। इसके बाप के मरते ही इसके बाप के साथ इसे मुर्दा साबित कर चुके थे, क्योंकि बाप के साथ हादसे में चचा चची की बेटी फौत हुई थी जो उसी की हम उम्र थी। और फिर फरहीन को अपनी बेटी का नाम दिया था सायरा अफजल। घर और कारोबार चचा ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो सब भी कुछ ही अरसे में डूब चुका था। चची तो चंद सालों की गुर्बत सहने के बाद चचा से तलाक लेकर जा चुकी थी और वो घर की मुलाजिमा बनकर रह गई थी। क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? बर्गर का बड़ा सा लुकमा लेते वाजिद ने रस्मी तौर पर पूछा। उस वक्त वाजिद किसी छोटे इलाके का लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि कपड़ों और जूतों से अच्छे घर का लड़का लग रहा था। वो शक्ल से बहुत पुरकशिश और खूबसूरत था। यही वजह थी कि यवनी की अमीर अमीर लड़कियां इसके पीछे दीवानी थी और उस पर अंधा पैसा लुटाती थी। इनमें से एक हमना हाशमी थी, शहजाद हाशमी की छोटी बहन। मेरी खाला बहुत बीमार है वाजिद, यूं समझो जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है।
अम्मा के बाद उन्होंने मुझे और भाई को बहुत मोहब्बत से पाला है। मैं उन्हें अजियत में नहीं देख सकती। हमना की बात पर वाजिद ने गम के तासुरात लिए। हमना के हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम परेशान मत हो, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारी खाला जल्द ठीक हो जाएंगी, पर अभी प्लीज तुम कुछ खा लो। मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं खाया होगा, वाजिद ने अपनी खफत छुपाते कहा। तो हमना नफी में सर हिलाने लगी। नहीं वाजिद, प्लीज मुझे मजबूर मत करो, तुम खा लो, मुझे अभी अस्पताल जाना है। मैं तुम्हारे इसरार पर आ गई, तुम खाना खाओ, मैंने बिल अदा कर दिया है, मैं अब अस्पताल के लिए निकलूंगी। हमना ने मोबाइल उठाते मेज से उठने लगी। यार, तुमने क्यों बिल अदा किया? तुम हर बार यही करती हो हमना, और मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। मैं नकदी लाया था, वाजिद ने गुस्से से मुंह बनाते कहा। नाराज मत हो वाजिद, तुम बिल दो, आ में एक ही बात है, मुस्कुरा कर कहती वो वहां से जा चुकी थी। जबकि वाजिद अब पुरसुकून होते खाने से लुत्फ अंदोज होने लगा। हमना हाशिमी शक्ल सूरत में ज्यादा हुसैन ना थी, पर अब तक वाजिद को जितनी लड़कियां टकराई थी, ये इनमें सबसे कम हुसैन लड़की थी, जनाब सलीम। सर झुकाए इसके स्टडी रूम में आया, जहां शहजाद जरूरी दस्तावेजात तलाश कर रहा था। क्या हुआ? मिल गई फरहीन? शहजाद के सवाल पर सलीम खामोश रहा। शहजाद ने सर उठाकर सलीम को देखा तो वो चूर की तरह ठिठका। शहजाद का चेहरा झुका हुआ था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो कदम कदम चलता शहजाद के मुकाबिल आया। क्या हुआ है सलीम? खौफजदा दिल से पूछा। वो जिंदगी में पहली बार डरा था। अस्पताल से फोन आया था, सलीम मजीद ना कह सका और कमरे से निकल गया, जबकि शहजाद ने बेइख्तियार दीवार से सहारा लिया। सब कुछ फिर इनाफ आनाया हुआ था। इसकी खाला नाजनीन की मैयत को घर लाया जा चुका था। जनाजे पर लोगों की आमदो रफ्त शुरू हो चुकी थी। हमना अपनी खाला के जनाजे के आगे पत्थर हुई बैठी थी। इसकी माँ इसके बचपन में मर गई थी, इसीलिए इसे अपनी माँ की मौत पर इतनी अजियत नहीं हुई थी जितनी अब नाजनीन की मौत पर हो रही थी। दिन तेजी से गुजरा और वो वक्त याद आया जब शहजाद ने नाजनीन को लहद में उतारते इस पर मिट्टी बराबर कर दी। वो वापस घर लूटा तो हमना को यूं ही पत्थर बैठा देख उसे सीने में भेज लिया। सब अफसोस से शहजाद हाशमी को देख रहे थे। वो जो चट्टान की तरह मजबूत और सख्त था, बिल्कुल कमजोर लग रहा था। भाई, खाला चली गई, हमना बुरी तरह से सिसकने लगी। शहजाद इसकी पीठ थपकुत्ता रहा। वो आखिरी वक्त तक फरहीन को पुकारती पुकारती मर गई। भाई, उनकी अजियत भरी पुकारे मेरे कानों में गूंज रही है। वो कह रही थी अगर वो मर भी गई तो उनकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। अब के हमना की बात पर शहजाद की सांस घुटने लगी। मेरा वदा है खाला, मैं जल्द फरहीन को ढूंढ निकालूंगा, इसे महफूज रखूंगा, सारी जिंदगी उसे कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। वो खुद से अहद कर रहा था। शहजाद दफ्तर से लूटा था। जब वो हमना के कमरे की जानिब बढ़ा, कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोला तो हमना बिस्तर पर औंधे मुंह तकिए में सर दिए लेटी थी। शहजाद ने गहरी सांस लेते इसके पास बैठते इसके सर पर हाथ फेरा। आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गई तुम? शहजाद की आवाज पर वो उदासी से उठ बैठी। भाई, खाला को गए 4 दिन हो गए, पर अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो चली गईं। अचानक हमना ने रोते शहजाद के सीने पर सर रखा। उनका जाना ऐसे ही लिखा था हमना, लेकिन तुम ऐसे उदास रहकर मुझे बहुत तकलीफ दे रही हो। तुम वाहिद रिश्ता हो मेरे पास, तुम्हारी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। कल से यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो। शहजाद की बात पर वो इस बात में सर हिलाने लगी। अगले दिन वो यवनी गई थी। दिल बहुत बोझल था। ज्यादा बोझल इस बात पर था कि 4 दिन हो गए थे, वाजिद ने कोई राब्ता नहीं किया था, जबकि वो चाहती थी वाजिद इसका गम खार बने। वाजिद कहाँ है? क्लास में भी नहीं है। सब खैरियत? हमना ने अपनी दोस्त से परेशानी से पूछा। MPA मुनव्वर की बेटी का तबादला हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ है 4 दिन पहले। बहुत हुसैन भी है और बेइंतहा दौलतमंद, शायद तुमसे भी ज्यादा, इसके दोस्त ने संजीदगी से कहा। तो हमना नासमझी से इसे देखने लगी। मैं तुमसे वाजिद का पूछ रही हूँ और तुम MPA मुनव्वर की बेटी का बता रही हो। मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं। हमना ने माथे पर बिल डाले कहा। हाँ, पर तुम्हारे इस लालची वाजिद को दिलचस्पी जरूर है।
4 दिन से इसके आगे पीछे दम छल्ला बना घूम रहा हूँ। 4 दिनों में ही इस अमीरजादी ने वाजिद को गाड़ी तोहफा दी है। मुझे तो समझ नहीं आता इस लफंगे में ऐसा किया है कि सब लड़कियां इसके पीछे दीवानी हो जाती हैं। क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता कि वो पैसों के लिए अमीर लड़कियों के आगे पीछे घूमता है? अपने दोस्त की बातों पर हमना की सांस घुटने लगी, चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। वाजिद कहाँ है? खुद पर जब्त करते हमना ने फिर पूछा। कॉलेज के साथ वाले काफी हाउस में बैठा है, इसी हसीना के साथ, नखवत से कहती उसकी दोस्त सर झटक गई। जबकि हमना वापस अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी। यूनिवर्सिटी के साथ वाले काफी हाउस के सामने गाड़ी रोकते वो जूं ही अंदर गई, इसकी नजर वाजिद पर पड़ी जो इस नाजुक हुसैन लड़की का हाथ थामे बैठा किसी बात पर मुस्कुरा रहा। वो शदीद गुस्से में वाजिद की जानिब बढ़ी और जाते साथ मेज पर जोरदार तरीके से हाथ मारा। ये क्या बदतमीजी है? वो लड़की गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो, ये सब क्या तमाशा है वाजिद? इस लड़की को चुप रहने का कहती वो वाजिद की जानिब बढ़ी। वाजिद ने गहरी सांस ली, जैसे इन सब की तवक्को थी। तुम अभी जाओ, हमना बाद में बात करेंगे, वाजिद ने मुकाबिल खड़े होते तहम्मुल से कहा। पर अगले ही लम्हे हमना का हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ गया। काफी हाउस में बैठे लोग वीडियो बनाने लगे। वाजिद का हाल शर्मिंदगी से बुरा हो गया। दुखा दिया ना तुमने कि तुम 2 टके के मर्द हो, तुम्हें इज्जत देकर सर पर बिठाया था, पर औकात बता दी तुमने अपनी कि तुम तो पांव की जूती बनने के भी काबिल नहीं। हमना की बात पर वाजिद की आंखें सुर्ख पड़ने लगी। MPA मुनव्वर की बेटी अपना चेहरा छुपाते वहां से निकल गई। तुमने थप्पड़ मार कर अच्छा नहीं किया, वाजिद ने दांत पीसते कहा, पर अगले लम्हे मुंह पर एक और थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। हमना अगले पिल काफी हाउस से निकल गई, जबकि वाजिद का अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। हमना अपनी गाड़ी में बैठती सीधा हवेली लौटी थी। अपने कमरे में पहुंचती वो बुरी तरह रोने लगी। पहले खाला का गम, उसके बाद वाजिद की बेवफाई का। इसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। इस दिन हमना को शदीद बुखार हुआ और वो 1 हफ्ते यवनी भी नहीं गई। अपना फोन भी गुस्से से तोड़ दिया। जब वो शहजाद के इसरार पर 1 हफ्ते बाद यवनी गई तो यवनी में दाखिल होते ही सबकी हंसती हुई नजरों को अपने ऊपर देखकर अजीब सा एहसास होने लगा। सब इसे देखकर हंस रहे थे। इसे देखते ही सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। वो क्लास में पहुंची तो वहां भी सब इसे देखते मुस्कुराने लगे। ये सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? हमना ने पूछा, जिस पर हमना की दोस्त ने कुछ लम्हे गुस्से से हमना को घूरते अपना मोबाइल ऑन करके हमना के सामने रखा, और जैसे जैसे हमना सब देखती गई इसकी जान निकलने लगी। इसकी और वाजिद की निजी बातचीत जाहिर हो चुकी थी। इस बातचीत में ऐसा बहुत कुछ था जो जाहिर नहीं होना चाहिए था। इसे अपना आप जमीन में धंसता हुआ महसूस हुआ। ये सब आंखें खौफ से डब्बा गईं। ये सब तुम्हारे इन थप्पड़ों का बदला है जो तुमने वाजिद को मारे थे, और उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी। इस जिल्लत का बदला लिया है इसने तुमसे। बहुत शर्म की बात है हमना कि तुमने वाजिद से मोहब्बत में ऐसी बातें की। अपनी दोस्त का आखिरी जुमला सुनते वो बेयकीनी से अपनी दोस्त को देखने लगी। क्या वो अपनी दोस्त की नजरों से भी गिर गई थी? क्या तुम वाजिद के साथ जिस्मानी ताल्लुक में थी? इसकी दोस्त ने खदशा जाहिर करते पूछा तो हमना के लिए वहां रुकना मुश्किल हो गया। वो भागते हुए वहां से निकली। अपनी गाड़ी में बैठती तेज रफ्तारी से गाड़ी चिल्लाते हवेली पहुंची और अपने कमरे में बंद हो गई। ये बातचीत शहजाद तक भी पहुंच गई और बाकी सब की तरह वो भी हमना को गिरा हुआ समझेगा। इसकी दोस्त की तरह बाकी सब भी यही समझ रहे होंगे कि वो वाजिद के साथ जिस्मानी ताल्लुक में थी। इसका दिमाग माऊफ होने लगा। इसे शहजाद से भी शर्म महसूस हो रही थी। लोगों की नजरें अब भी अपने वजूद में घटती हुई महसूस हो रही थी। जब अचानक मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साहिब वो शाम में हमना बेगम के लिए लैंडलाइन पर एक लड़के की कॉल आई थी। इसके बाद उन्होंने मुलाजमा बात अधूरी छोड़ गई। जबकि शहजाद ने सलीम को देखा। सलीम शहजाद का इशारा समझ चुका था। 10 मिनट बाद इस लैंडलाइन की रिकॉर्डिंग शहजाद सुन रहा था। जूं जूं वो सुनता जा रहा था, शहजाद का बस नहीं चल रहा था। वो वाजिद को जान से मार दे। मुझे वाजिद चाहिए, सलीम जिंदा, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। शहजाद ने इंतहाई नफरत से कहा तो सलीम होंठ भींच गया। वाजिद को खबर हो गई थी हमना की जान खतरे में होने की। वो फरार हो गया। ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा, सलीम ने तहम्मुल से कहा। इसकी कोई बहन है सलीम?
सिगरेट सिलगाते शहजाद ने पूछा। हाँ, एक छोटी बहन है, ज़ारा मदरसे में पढ़ती है, सलीम ने बताया। हम जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरे के कांच पर पत्थर नहीं मारते। वो सोच भी नहीं सकता शहजाद हाशमी इसे क्या सजा देगा। वाजिद को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कल सुबह मुझे इसकी बहन चाहिए हर हाल में। फिर वाजिद खुद कुत्ते की तरह दम हिलाता आएगा अपनी जान देने। शहजाद कहते साथ सिगरेट को पांव तले पहले ही मसल चुका था, जैसे वो वाजिद का सर हो। बाबा में जा रही हूँ। अपना थैला भरती वो दोपहर का खाना जल्दी से थैले में रखने लगी। आज इसने अपनी सहेलियों के लिए आलू के पराठे बनाए थे। वो बुर्का, निकाब, दस्ताने अपनी पूरी तैयारी के साथ मदरसे के लिए निकली थी। यहां तक कि इसकी आंखें भी पर्दे में थीं। सुबह 7 बजे का वक्त था। वो घर से बाहर निकलकर अभी सड़क पर ही पहुंची थी जब अचानक एक सफेद रंग की वैन इसके सामने रुकी। लम्हे भर को टिक, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। इसी लम्हे किसी मजबूत हाथ ने इसका मुंह मुट्ठी में दबोचा और इस वैन में खींच लिया। वो बुरी तरह झटकने लगी, लेकिन फिर बेहोश करने की दवा ने असर दिखाया और वो धीरे धीरे होश खो बैठी। जनाब, वाजिद की बहन को पकड़ लिया है, वो पुराने गोदाम पर है। आगे के लिए क्या हुक्म है? सलीम के पूछने पर अस्पताल के राहदारी में बैठा शहजाद हाशमी गहरा मुस्कुराया। हमना को होश आ चुका था, वो खतरे से बाहर थी, पर शहजाद अब तक इससे मिलने नहीं गया था। तुम कुछ मत करो सलीम, अब जो करना है वो मैं खुद करूंगा। सलीम बुरी तरह ठिठका। क्या करेंगे अब? वो पूछने से खुद को रोक न पाया। वाजिद ने मेरी बहन की जाली वीडियो वायरल करने का कहा था, मैं इसकी बहन की असली वीडियो इस तक पहुंचाऊंगा। शहजाद गुस्से से कहता बाहर की जानिब बढ़ने लगा। वो लड़की वाजिद की बहन नहीं लगती, बहुत पर्देदार है। सलीम की बात पर शहजाद ने इसे गुस्से से घूरा। मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा, अब वाजिद के टुकड़े करके चील कोवी को खुला दें, लेकिन वाजिद से बदला लेने के लिए आप अपने आप को ना गिराएं। सलीम मजीद कहना चाहता था, पर शहजाद की सर्द नजरों के आगे खामोश हो गया। दफ्तर में 3 घंटे की मीटिंग खत्म करने के बाद वो सलीम के साथ पुराने गोदाम गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो सिया लिबास में एक वजूद जमीन पर कोने में बैठा नजर आया। ए लड़की, उधर आओ। ओ शहजाद की गरजदार आवाज पर वो सहमी हुई सी आगे बढ़ी। प्लीज मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। वो एक नजर वहां खड़े सब लोगों को देखती मिन्नत भरे लहजे में बोली। शहजाद ने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। कुछ लम्हे इसे सर से पांव तक सिया पर्दे में लिपटी लड़की को देखा और अगले लम्हे ही जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा कि वो औंधे मुंह जमीन पर गिरी। दूसरों की बेटियों को बेइज्जत करके अपनी बहन को 7 पर्दों में रखा है। नफरत से हंसते शहजाद इस वक्त कोई और ही लग रहा था। वो सख्त जालिम सही, पर उसने आज तक किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था। थप्पड़ की आवाज पूरे गोदाम में गूंजी थी। वो मासूम पर्दे की हालत में जमीन पर औंधे मुंह गिरी थी। इसका जिस्म खौफ व हरास से लरज उठा था और थप्पड़ की शिद्दत से सर बुरी तरह चकराने लगा था। बमुश्किल खड़े होते वो पीछे हटने लगी। अब लोग, वो इतना ही बोल सकी थी जब एक और थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था और वो मजीद सह ना सकी थी। यूं होश खोती जमीन पर औंधे मुंह गिरी थी। उठाओ इस लड़की को, तहखाने में लेकर जाओ, और सलीम तुम काजी को बुलाओ। मेरी अगर रात की परवाज ना होती तो मैं तफसील से इस मामले को निपटा कर जाता। फोन पर पैगाम टाइप करते वो सर्द लहजे में बोला तो वहां खड़ा एक गार्ड इस लड़की की जानिब बढ़ा। हाथ नहीं लगाना इसे, इसने बेसाख्ता कहा और मैनेजर सलीम शहजाद को देखने लगा। अब तक वो इस लड़की के लिए जालिम साबित हुआ था, जबकि वो खुद अपनी बात पर हैरान था। शायद इस लड़की के पर्दे का ख्याल आ गया। वो ख्वातीन मुहाफिजों को बुलाओ, वो इस लड़की को लेकर जाएंगी। नखवत से सर झटकुत्ते कहा। वो जितना भी दरिंदा बन जाता, अपने अंदर की इंसानियत को खत्म नहीं कर सकता था, जो इसे इतना खतरनाक होने के बावजूद अपनी माँ से विरासत में मिली थी। जनाब, अचानक निकाह? सलीम ने परेशानी से पूछा। जवाबा शहजाद हाशमी ने गुस्से से सलीम को घूरा। अगर ये मैनेजर उसका बचपन का दोस्त ना होता तो वो यकीनन मुदाखलत करने पर उसकी जान ले चुका होता। अगर वो ये सब कुछ करने से पहले इस लड़की का चेहरा देख लेता, और फिर सिर्फ इस लड़की की आंखें देख लेता, तो इस लड़की पर हाथ उठाने से पहले अपने हाथ काट लेता, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं फरहीन थी जिसे वो 3 साल से तलाश कर रहा था। इसकी खाला की इकलौती बेटी फरहीन, जिसकी हिफाजत का जिम्मा इसने लिया था। और फिर कुछ देर बाद निकाह आया। इस मासूम से तो इसका हकीकी नाम और उसके वालिद का नाम भी नहीं पूछा गया, बल्कि ज़ारा की हैसियत से शहजाद ने इससे निकाह किया।
ابھی نکاح ہوا ہی تھا جب اسے اچانک ہسپتال سے کال آئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہمنا کو ذہنی دباؤ ہوا ہے۔ وہ بے انتہا خوف کے عالم میں ہسپتال بھاگا، لیکن جانے سے پہلے پلٹا تھا اور سلیم کو وہیں رکنے کا کہا، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے۔ اندر خواتین محافظوں کو بھیجو، ان سے کہو کہ مجھے اس لڑکی کی چیخیں سنی ہیں۔ وہ چیخیں ایک ریکارڈ میں ریکارڈ کر کے واجد کے باپ کو بھیجو تاکہ واجد اگر ان سے رابطے میں ہو تو خود باہر آ جائے۔ ایک کہتے ساتھ شہزاد وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ سلیم نے خواتین محافظوں کو اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کمرے کی جانب چلی گئیں جہاں وہ تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس معصوم کی دل ہلا دینے والی چیخیں گودام میں گونجنے لگیں۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے تفصیلی ملاقات کے بعد اور سب کچھ کنٹرول میں ہونے کے بعد گھر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمنا شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ فی الحال ڈاکٹر نے شہزاد کو بھی ہمنا سے ملنے سے منع کیا تھا اور ماہر نفسیات کو ہمنا کے لیے لایا تھا جو ہر لمحے اس کے ساتھ رہ کر اس کی کاؤنسلنگ کر سکے۔ وہ خود حویلی پہنچا تو اسے سیکریٹری نے یاد دلایا کہ اسے 2 گھنٹے بعد لندن جانا تھا۔ اگر یہ میٹنگ ضروری نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ جاتا۔ لیکن پھر اس کے اگلے ہی لمحے سلیم کی جانب سے ایک ریکارڈنگ بھیجی گئی جس میں فرحین کے رونے کی آواز، پناہ مانگتی التجا اور درد بھری چیخیں تھیں۔ اچانک شہزاد کا دل عجیب ہونے لگا، ذہن میں نازنین گھومنے لگی۔ اس نے سلیم کو پیغام بھیجا، بس سب روک دو، میں باقی خود واپس آ کر دیکھوں گا۔ اس کے بعد وہ لندن گیا تھا۔ 4 مہینے کا کاروباری دورانیہ اس نے 3 دن میں پورا کیا اور 3 دن بعد وہ واپس لاہور لوٹا۔ سب سے پہلے ہسپتال اور ہسپتال کے بعد سیدھا حویلی آیا جہاں اس لڑکی کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ کون سے کمرے میں ہے وہ؟ شہزاد نے سگریٹ سلگاتے آنکھیں چھوٹی کیے گہرا کش لیا۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ سلیم نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ واجد کا پتہ چلا؟ شہزاد نے اس کمرے کی جانب بڑھتے پوچھا۔ او نہیں جناب، او سلیم نے مختصر جواب دیا۔ جب واجد نے اسے باہر رہنے کا اشارہ کیا اور خود اندر کمرے کی جانب بڑھا، کمرے کا دروازہ کھلا تو دل ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ جائے نماز بچھائے حجاب کے حالے میں مصلی پر بیٹھی تھی۔ اس کا چاند سا چمکتا دمکتا خوف زدہ چہرہ شہزاد کے دل کی دنیا ہلا چکا تھا۔ وہ تو عمر میں ہمنا سے بھی بہت چھوٹی تھی، کوئی نازک گڑیا جیسی۔ وہ دروازے بند کرتا، دروازے سے ٹیک لگاتا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا یہ منظر کچھ دیکھا سا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے پر اچانک ذہن میں دھماکہ ہوا۔ وہ فوراً سیدھا ہوتا اس معصوم کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا۔ جب فرحین نے سلام پھیرتے نگاہ اوپر اٹھائی اور شہزاد کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا، جبکہ فرحین کا چہرہ خوف سے تاریک پڑنے لگا، وہ فوراً کھڑی ہوتی اپنا چہرہ ڈھانپنے لگی۔ قدم قدم شہزاد اس کی جانب بڑھنے لگا اور وہ پیچھے کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ جب چھپنے کی جگہ نہ ملی تو وہ آنکھیں میٹ گئی۔ اور شہزاد اس سے انتہائی حد تک قریب آ چکا تھا کہ شہزاد کی سانسوں کی تپش سے فرحین کا چہرہ جلنے لگا۔ نکاح میں ہو میرے، پھر چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ شہزاد نے سرد لہجے میں پوچھتے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ وہ آنکھیں کھولو اپنی۔ او شہزاد کے کہنے کے باوجود فرحین نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ وہ اگلے لمحے شہزاد غصے سے بولا تو فرحین نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ خوف اور آنسوؤں سے بھری حسین آنکھیں۔ او نام کیا ہے تمہارا؟ نہ جانے کیوں وہ یہ پوچھ بیٹھا۔ اس لڑکی کا نقش نقش اس کی خالہ کی طرح تھا اور اس تصویر کی طرح جو اس کے بچپن کی تھی، جو نازنین نے شہزاد کو دی تھی۔ فرحین۔ فرحین کے منہ سے نام نکلتا کہ شہزاد بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا۔ تمہارا نام زارا ہے؟ وہ ٹھٹکا اور پھر اسے خوف زدہ چھوڑتے کمرے سے نکل گیا۔ سلیم؟ سلیم؟ وہ دیوڑا تو سلیم بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ شہزاد کی سرخ آنکھیں دیکھ گھبرایا۔ یہ مجھے واجد کے گھر والوں کی شروع سے اب تک ساری کی ساری تفصیلات چاہیے، ابھی میں ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کروں گا۔ سلیم سنتے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ شہزاد اپنی پیشانی مسلتے چکر کاٹنے لگا۔ واجد کی بہن فرحین کیسے ہو سکتی تھی؟ کیونکہ نازنین نے اسے بتایا تھا کہ نازنین کی بے وفائی کے بعد ایک فرحین کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور واجد تو عمر میں فرحین سے بڑا تھا۔ تو کیا نازنین کے ساتھ بھی دھوکا ہوا تھا؟ نازنین دوسری بیوی تھی۔ یہ سارے شکوک و شبہات 1 گھنٹے بعد ختم ہو گئے تھے جب سلیم نے تمام تفصیلات شہزاد کے سامنے رکھیں، اور پھر شہزاد کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ حادثے میں جو لڑکی مری تھی وہ فرحین نہیں، واجد کی بہن زارا تھی، اور پھر جائیداد کے لیے فرحین کو زارا کر دیا گیا
ये फरहीन कमरे में खौफ ज़दा बैठी थी जब मुलाजमा कमरे में आई। बिस्तर पर एक सुर्ख उनरी रंग का सादा सा लिबास रखा और जेवर के डब्बे हैं। ये क्या है? परेशानी से पूछा। ये आप ये पहनकर तैयार हो जाएं, साहिब ने कहा है। कुछ देर में आपका निकाह है। निकाह का सुनकर वो एक बार फिर पत्थर हो गई। वो निकाह किससे? दोबारा निकाह? वो बेतरतीब जुमले कहते रोने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी गलती क्या है। कुछ देर बाद मुलाजमा ने इसके सर पर चादर डाली और काजी अंदर आया। इसका निकाह एक बार फिर शहजाद से हो रहा था, फिर इस बार ज़ारा की हैसियत से नहीं बल्कि फरहीन की हैसियत से। निकाह के बाद कमरा खाली हो गया और वो पत्थर बनी बैठी रह गई। इसके दिल में ये इत्मीनान था कि वो भाग जाएगी क्योंकि इसका निकाह पहले तो मुनक़िद ही नहीं हुआ था। फिर अब जब उसका निकाह इसके और उसके बाप के हकीकी नाम से हुआ था तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ लम्हों बाद एक मर्तबा फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और दो मुलाजमाएं कमरे के अंदर आएं और खामोशी से इसका सामान समेटने लगी, जो गिनती की 3-4 चीजें थीं। एक मुलाजमा ने नरमी से इसका बाजू थामा और इसे दूसरे कमरे में ले जाने लगी। वो बेजान गुड़िया की तरह उनके साथ चलती शहजाद हाशमी के कमरे में आई थी। कमरा बेइंतहा शानदार था लेकिन फरहीन की जान निकाल रहा था। जब मुलाजमाएं कमरे से चली गईं तो वो घुटनों पर सर रखकर बुरी तरह रोने लगी। प्लीज अल्लाह ताला मुझे यहाँ से बचा ले। अल्लाह ताला मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, वो मुसलसल कह रही थी जब इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। नजरें उठाईं तो शहजाद इसके मुकाबिल खड़ा संजीदगी से इसे देख रहा था। वो शहजाद को देखते पीछे खिसकने लगी और फिर अपने घुटने अपने सीने से लगाती बुरी तरह सिसकने लगी। शहजाद इसके मुकाबिल जमीन पर बैठा। फरहीन आंखें मैट चुकी थी। शहजाद ने हाथ की पुश्त से नरमी से इसके गाल को छुआ। फरहीन ने झटके से आंखें खोली। वो फरहीन। शहजाद जेर लब इसका नाम बुड़बुड़ाया। वो किससे डर लग रहा है तुम्हें? शहजाद ने नरमी से पूछा। इसकी नरमी फरहीन को मजीद डरा रही थी। अब से लग रहा है प्लीज मुझे मारना नहीं, मुझे बहुत दर्द होता है। वो बुरी तरह रोते शहजाद के खौफ से बोली तो शहजाद को अपने आप पर शदीद गुस्सा आया। दिल किया अपने इस हाथ को तन से जुदा कर दे जिससे फरहीन को मारा था। ड्रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शहजाद ने इसका हाथ थामना चाहा जो वो फौरन पीछे खींच गई। मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दें प्लीज। फरहीन ने शहजाद को नरम पड़ते देख दरखास्त की। अपने घर पर ही हो तुम, आज से यही तुम्हारा घर है। शहजाद यकदम संजीदा हुआ। ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। वो फौरन बोली, ये है तुम्हारा घर फरहीन, तुम्हारी माँ का घर, वो तुम्हारा घर नहीं है। शहजाद के मुंह से माँ लफ्ज सुनकर वो पत्थर हो गई। कौन माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। वो फौरन बोली, उठो, ऊपर बिस्तर पर बैठो, मुलाजमा खाना ला रही है। शहजाद ने मौजू तब्दील करते इसका बाजू पकड़ा। मुझे नहीं खाना, मुझे बस अपने घर जाना है। वो एक बार फिर रोने लगी। ओ मुझे बार बार रोने वाले लोग पसंद नहीं है, मैं बहुत बुरा पेश आता हूँ उनके साथ, ना मुझे जिद करने वाली लड़कियां पसंद हैं। इस बार शहजाद ने सख्ती से कहा तो फरहीन फौरन खौफ ज़दा होते अपने आंसू रोकते उठ खड़ी हुई। खाने में क्या पसंद है तुम्हें? क्या खाओगी? शहजाद ने इसे बिस्तर पर अपने मुकाबिल बिठाते पूछा तो फरहीन अपने होंठ कुचलने लगी। ये तुम्हारी खाने की चीज नहीं है, बताओ खाने में क्या पसंद है। इसके बेदाग मासूम हसन को देखते वो मुस्कुराने लगा। अलबत्ता इसकी मुस्कुराहट बहुत मुख्तसर थी। पालक फरहीन के मुंह से निकला था, जिस पर शहजाद ने कुछ हैरत से इसे देखा। वाकई तुम्हें पालक पसंद है? मैं तो समझा था तुम पिज़्ज़ा या बर्गर बोलोगी। शहजाद ने इसे खुद से नॉर्मल करने की दोस्ताना अंदाज में कहा। मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया कभी, फरहीन ने सर झुकाते कहा। शहजाद को हैरत हुई। क्यों? वो पूछे बगैर ना रह सका। पर जवाबा फरहीन नाजुक महसूस अंदाज में शहजाद से कुछ पीछे खिसक गई। इसकी ये हरकत शहजाद ने बखूबी देखी थी, लेकिन फिर खुद भी नास महसूस अंदाज में उसके मजीद करीब होकर बैठ गया। चिल्लू, फिर आज पिज़्ज़ा खा लो, अगर पसंद आया तो ठीक, वरना पालक खा लेना। शहजाद के कहने पर एक बार फिर उसकी आंख से आंसू गिरने लगे थे। अब क्या हुआ? क्यों रो रही हो? इस बात पर शहजाद ने खिफ़त से पूछा। वो अब कौन है? ये सब क्यों कर रहे हैं? पहले मुझे मारा, फिर अब की औरतों ने मेरे बाल नोचे, मेरी कमर पर मारा, मुझे अपने जबरदस्ती निकाह कर लिया, और अब। वो सब कहती बुरी तरह रोने लगी तो शहजाद ने जोर से आंखें मींची।
यकदम फरहीन को अपने करीब करते सीने में भेज लिया। वो अपनी खाला की अमानत के साथ ये सब कैसे कर सकता था? वो सब एक गलत फहमी थी। मैं कसूरवार हूँ, बहुत बड़ा जुल्म किया है तुम्हारे साथ, पर वदा आइंदा नहीं होगा। फरहीन की इस कदर कुर्बत पर वो बुरी तरह कांप गई। पहली बार इसे किसी मर्द ने इस तरह छुआ था। छोड़ी, पहली बार लहजे में गुस्से की लर्जिश थी। शहजाद मुस्कुराया। जब ही इंटरकॉम बजा, शहजाद ने मुलाजिमा को पिज़्ज़ा और पालक की हिदायत दी और फरहीन को अपने साथ खड़ा किया। आओ तुम्हें घर दिखाऊं। जबरदस्ती फरहीन को अपने बाजू के हाले में लेता वो हवेली दिखाने लगा। बिलाशुबा वो हवेली बेइंतहा हुसैन थी, पर फरहीन को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खाने में इसने पिज़्ज़ा ही खाया था, पर अगर आम हालात होते तो वो शौक से खाती। फरहीन को वापस कमरे में छोड़ते वो आराम करने का कहकर खुद बाहर चला गया। अब इसे वाजिद को ढूंढना था और साथ ही फरहीन के चचा से भी निमटना था। फरहीन बिस्तर पर लेटी थी, पर सुकून नींद कुछ भी इसे महसूस नहीं हो रहा था। जब ही खामोशी से उठती वो कमरे में टहलने लगी। फिर कुछ लम्हों बाद इसे फोन का ख्याल आया। अगर किसी तरह वो अपने चचा को मतला कर देती। वो कमरे के दरवाजे टटोलने लगी। जब इसे साइड टेबल के दरवाजे में 2 फ्रेम रखे मिले, जिन्हें देखती वो पत्थर हो गई। इनमें एक फ्रेम न जाने किस औरत का था, पर दूसरा फ्रेम इसकी मां की तस्वीर का था। नाज़नीन की तस्वीर, वही तस्वीर जो मरने तक इसने अपने बाप के पास देखी थी और फिर बाप के मरने के बाद जलाकर खाक कर दी थी। इसे नफरत थी अपनी मां से, शदीद नफरत, जो किसी और की मोहब्बत में इसके बाप को छोड़ गई थी और इसे भी बोझ समझकर उतार फेंका था। इसे शहजाद का जुमला याद आया। ये इसकी मां का घर था, यानी शहजाद इसकी मां का रिश्तेदार था। तो इसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था वो इसकी मां की वजह से हो रहा था। तन बदन में शदीद गुस्से की लहर उठी तो फरहीन ने एक झटके से वो तस्वीर का फ्रेम उठाकर जमीन पर दे मारा, जो कमरे में दाखिल होते शहजाद के कदमों में गिरकर चूर हो गया। अपने कदमों में नाज़नीन की तस्वीर देख शहजाद के माथे पर बिल पड़े। जमीन पर झुकते शहजाद ने वो तस्वीर उठाई और फरहीन को देखा, जो कुछ गुस्से और कुछ खौफ की मिली जली कैफियत से शहजाद को घोर रही थी। शहजाद ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। वो हकीकत नहीं जानती थी। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है फरहीन, आइंदा अगर। अभी शहजाद ने इतना कहा था जब फरहीन ने गुस्से से पूछा, तुम इस औरत के कौन हो? मुझे क्यों? इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, शहजाद ने नरमी से इसका बाजू थामा और इसे अपने साथ खड़ा किया। आओ तुम्हें सब कुछ दिखाता हूं। शहजाद ने इसकी बात काटते हुए कहा और इसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। वो फरहीन को इसकी मां की तस्वीरों और उनकी कहानी से मुतालिक हर इस चीज को दिखाने लगा जो इसने जमा की थी। इसने फरहीन को बताया कि नाज़नीन किस तरह इसकी वालिदा के साथ रहती थी और किस तरह दोनों की दोस्ती थी। इसने फरहीन को यह भी बताया कि इसके चचा और उनके बाप के दरमियान क्या ताल्लुक था। ये सब कुछ सुनकर फरहीन हैरान रह गई। इसे लगा कि वो एक नई दुनिया में आ गई है जहां सच्चाई और झूठ की सरहदें मिट चुकी हैं। तो मेरी मां ने मुझे क्यों छोड़ दिया? फरहीन ने रोते हुए पूछा। शहजाद ने इसे गिले लगाया और उसके सर पर हाथ फेरा। तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हारे चचा और वाजिद ने तुम्हें छीन लिया था, शहजाद ने इसे बताया। इसकी बात सुनकर फरहीन को अपनी मां के खिलाफ सारी नफरत खत्म हो गई। इसने महसूस किया कि इसकी मां ने भी इसे बहुत प्यार किया था। इसने शहजाद को देखकर एक लंबा सांस लिया। इसने महसूस किया कि इसके वालिद की वफात के बाद पहली बार इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का एहसास हुआ है। तुमने सही फैसला किया है फरहीन, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। शहजाद ने इसके कान में सरगोशी की। इसकी आवाज में गहरी मोहब्बत और एहतराम था। शहजाद ने वाजिद और उसके वालिद को पकड़कर इस पर बेइंतहा जुल्म ढाए जो उन्होंने फरहीन के साथ किए थे। फिर शहजाद ने इसके चचा से भी इसके वालिद की सारी जायदाद वापस ले ली। इसने फरहीन को इसकी सारी चीजें और जायदाद वापस लुटा दी, लेकिन फरहीन को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ शहजाद की मोहब्बत चाहती थी। फरहीन की जिंदगी में एक बड़ा तब्दीली आया। जहां वो एक मामूली लड़की थी, अब वो शहजाद की बीवी और एक बड़ी कंपनी की मालिकन थी। शहजाद ने फरहीन को अपना सब कुछ समझा और उसकी हर ख्वाहिश को अहमियत दी। फरहीन ने अपनी जिंदगी का नया बाब खोला जहां वो एक बेखौफ और खुद मुख्तार औरत थी। इस कहानी में फरहीन ने साबित किया कि एक लड़की को सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी ईमानदारी, बहादुरी और सच्चाई की कदर की जाती है।
शहजाद की मोहब्बत ने फरहीम की जिंदगी को मुकम्मल कर दिया और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक खुशगवार जिंदगी का आगाज किया। उनकी मोहब्बत ने उन्हें एक दूसरे का साथी बना दिया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत का कोई रंग, मजहब या दर्जा नहीं होता।